नमस्कार, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे आपको जो युवा से ही और युवाओं से खास जुड़ करके राजनीति में अपना एक मुकाम बनाया है और युवा अवस्था में अपना वो स्थान बनाया कि हरियाणा की सियासत में उनका एक नाम है, अलग पहचान है। और अभी पीछे हुए 2019 के चुनाव में चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छे एक मिलनसार नेता की भूमिका में हैं। अक्सर अपनी बातों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि हमेशा बड़े मुद्दे उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और वो खिलाफ हैं गलत सिस्टम के। तो हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पुंडरी विधानसभा से जनता के जनप्रिय बन चुके हैं राजू पाई जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार संदीप जी। कैथल प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को, व्यूवर्स को, आपके प्यारे भाई राजू पाई का हाथ जोड़कर नमस्कार जी। राजू पाई जी, उम्र बहुत कम है लेकिन जो मुकाम आपने पाया है, पहले आप चुनाव भी लड़ चुके हैं और उससे पहले चौटाला परिवार के इतने करीबी, तो कैसे कैसे कर पाए आप इतनी कम उम्र में? देखिए संदीप जी, इंसान का अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई महत्व होता है। जब इंसान पढ़ता है, पढ़ाई करता है, तो उसका एक विज़न होता है कि उसको लाइफ में क्या अचीव करना है। कोई पढ़ाई करके कोई लॉ की तरफ जाता है, कोई अधिकारी बनता है या कोई जॉब की तरफ जाता है, कोई बिजनेस करता है। तो मेरा शुरू से ही ये मैं चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो मेरा शुरू से ये विज़न था कि मैं जो पॉलिटिक्स थी, छात्र पॉलिटिक्स थी, उसके अंदर मैं एक्टिव रहा। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ एक जो आदमी के अंदर ये होता है कि भाई मुझे राजनीति के अंदर जाना है, तो मेरा सिर्फ यही विज़न था। तो मैं इसी विज़न को लेकर मैंने जब पढ़ाई की और जब मैं छात्र राजनीति में रहा, तो मैं 2002 के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संपर्क में आया जी। तो युवाओं के वो काफ़ी उस टाइम प्रेरणा स्रोत थे। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे एक नई ऊर्जा दी जी। तो मैंने जब उनसे जुड़ा तो उन्होंने कहा कि भाई आप राजनीति में आ सकते हो बेटा। तो मैं उनका हाथ पकड़ कर आगे बढ़ा जी। तो फिर मैंने वहाँ से लेकर मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो संघर्ष किया, मेरे जो साथी थे, मेरे ग्रुप के लोग थे, तो पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। तो इसको लेकर हम आगे बढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे और 2019 के अंदर जननायक जनता पार्टी बनी। तो जब 2013 में लोकदल में अजय सिंह जी और चौटाला साहब अंदर चले गए थे, तो फिर दुष्यंत जी और दिग्विजय जी एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आए। तो फिर वो भी युवा थे, हम भी युवा थे, उनके साथ मिलकर हमने राजनीति में आगे संघर्ष किया, बढ़ते गए। तो वो एक ऐसी लाइन बनी युवाओं की, तो जननायक जनता पार्टी बनी। और तो फिर हमें पार्टी ने मौका दिया, तो चुनाव लड़े, तो फिर ये लाइन आगे जारी संदीप भाई। लेकिन चुनाव तो आपने लड़ा और इत्तेफाक से आपकी विधानसभा वो पड़ती है जहां पर जातीय आंकड़े बहुत हावी होते हैं। और अगर बात करें तो वहां पर अभी तक जो है रोड समुदाय के लोग ज़्यादा विधायक बने हैं। तो इस चुनौती को कैसे पार करेंगे आप? किस तरह मतलब ये समझते हैं कि इस पुंडरी विधानसभा में जो विधायक आप बनने का आप ख्वाब देख रहे हैं, तो कैसे मुनासिब समझते हैं? नहीं देखिए संदीप भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अकेली पुंडरी विधानसभा की नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर जो जातिगत फैक्टर है वो कहीं ना कहीं वोटर्स को इफेक्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मैं जितना समझता हूँ पुंडरी की जो पॉलिटिक्स है, तो चलो पहले कोई ऐसा होता था कि भाई कोई जातिगत, कोई किसी जाति का बन गया, कोई किसी जाति का बन गया। तो मैं ये मानता हूँ कि लोगों ने यहाँ पर हमारे जो रोड बिरादरी है उसका प्रभुत्व है जी। उन लोगों ने भाईचारे में, बिरादरी में जो बिरादरी के नेता रहे हैं उनको वोट दिए हैं जी। एक बार वहाँ पर रोड बिरादरी से, एक बार वहाँ पर ब्राह्मण समुदाय से विधायक बनते आए हैं। लेकिन जो मैंने आंकलन किया, जो मैंने देखा कि बिरादरी के लोगों ने चढ़कर वोट दिया, लेकिन जो भी बिरादरी का नेता आया उसने बिरादरी के लिए कुछ नहीं किया। मुझे एक भी काम बताएं चाहे विधायक जी हैं कि उन्होंने बिरादरी के लिए एक काम किया हो, या जो पहले ब्राह्मण जो नेता रहे हैं उन्होंने अपने ब्राह्मण समुदाय के लिए क्या काम किया है। लोग इन चीज़ों से, जो अब हम इन चीज़ों में हम गए हैं, तो लोगों को एक ऑप्शन नहीं मिलता था जी। लेकिन लोगों को अब ये लगता है कि भाई जाति बिरादरी से ऊपर उठकर लोगों ने बिरादरी के नाम पर वोट देकर देख लिए, लेकिन ये लोग बिरादरी के नाम पर वोट लेते हैं फिर काम नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अब हम लोगों के बीच में गए हैं, तो लोगों को ये बात महसूस होती है कि बिरादरी से हटकर भी कोई चीज़ सोची जाए कि जो आदमी प्यार से बात करे, उनकी सुने, उनके मुद्दों को उठाए। ये बात नहीं होती है कि बिरादरी के नाम पे ही आप कोई वोट मांगे, लेकिन बिरादरी के नाम पे कब तक? अब ये लोग तो सिर्फ ये करते हैं। मैं तो पहले मैं मानता हूँ कि वहाँ पर जैसे दिनेश कौशिक थे, उन्होंने जो जातिगत जहर है घोलने काम किया, कि पिछले उनके जो टर्म थे, ऐसा सुनने में आता था गांव के अंदर कि जहाँ पर रोड बिरादरी का कोई घर आ गया
तो वहाँ तक काम करवा के काम बंद कर देते थे। तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो उन जो लोग हैं आपस में उनकी खटास आती है, उनके अंदर एक जातिगत जो दुर्भावना है वो पैदा होती है। और अब जैसे गोलन साहब है, उन्होंने जो कौशिक के लोग लगे हुए थे उन सबको हटा दिया आते ही, तो कहीं ना कहीं ये जो जातिगत दुर्भावना है ये मतलब लोगों के ऊपर गलत इफेक्ट करती है। तो हमें तो इन चीज़ को तोड़ना है कि भाई जातिगत चीज़ से बाहर निकल कर इन लोगों ने क्या किया, जातिगत नाम पर वोट लिए, सिर्फ लड़ाने का काम किया। अब गांव के अंदर आप ये मुझे बताइए, 36 बिरादरी का भाईचारा रहता है, अगर गांव के अंदर कोई व्यक्ति कोई किसी को कोई मृत्यु हो जाती है तो 36 बिरादरी के लोग उसके संस्कार पे आते हैं। उसके जो वहाँ पर 13 दिन जो बैठते हैं 36 बिरादरी के लोग बैठते हैं, वो एक बिरादरी के लोग नहीं बैठते। वो जो भाईचारा, वो प्यार है, वो पुंडरीक कोशिश वंशी के अंदर मैं चाहता हूँ कि वो दोबारा बने। उसको हम ख़त्म करेंगे। निश्चित तौर पर जो आने वाला समय होगा, आप देखते हैं, आप जाके पूछिए कि हमने लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाई है कि भाई हाँ, ये व्यक्ति जो आया है, ये जातिगत जो बातें हैं इनसे दूर हटकर, मेरे पास तो किसी बिरादरी का आदमी आए, मैंने कभी किसी को निराश नहीं किया। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि भाई हमें काम करने का मौका मिला है, जो काम हमारे बस में भी नहीं है, हम उस काम को भी अपने आपस से बाहर जाकर उसको करवाने का प्रयास करें। और ये जाति को जो व्यक्ति, मैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा हूँ संदीप भाई, हम तो हॉस्टल के अंदर रहे हैं, वहाँ पर हर बिरादरी का आदमी होता है, वहाँ पर कोई नहीं पूछता कि ये किस बिरादरी से है। जो व्यक्ति छात्र राजनीति में रह के आता है तो वो इन चीज़ों से बाहर निकल जाता है। और आने वाले समय में देखना आप, जो ये जो एक बना हुआ है कि भाई यहाँ पर तो पर्टिकुलर किसी बिरादरी का आदमी बनता है, इसका नहीं उसका बनता है, लोग आने वाले समय में ये देखेंगे कि भाई हाँ, युवा साथी है, हमारी आवाज़ अच्छी तरीके से विधानसभा उठा सकता है, गलत काम ना करता ना सहन करता। जो व्यक्ति गलत है, चाहे वो बिरादरी का है, जो बिरादरी से बाहर का है, उसके खिलाफ खड़ा होता है। तो आने वाले समय में जरूर इस बात के लोगों को एहसास होगा और वो हमें विश्वास जताएंगे भाई। जी, अगर बात करें सर पुंडरी की राजनीति में, हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि पुंडरी की राजनीति की एक विशेष बात है कि पुंडरी के लोग बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं। और इसी मिलनसार व्यक्तित्व के तौर पर 1977 में स्वामी अग्निवास, जो उड़ीसा से आए थे, जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले, और उनको भी पुंडरी की जनता ने विधायक बना दिया था। तो पुंडरी की जनता का स्वभाव मधुर स्वभाव है और एक बार अच्छे नेता को ज़रूर मौका देते हैं। तो सर, लेकिन दूसरी बात ये है कि जो देख रहे हैं हम पिछले काफ़ी समय से, जब भी कोई बात आती है या फिर किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ हो या फिर कोई गलत काम हो, उसके खिलाफ आप मोर्चा खोल देते हैं। तो पार्टी में कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ इसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि मौजूदा सरकार है और सरकार में ही इस तरह के अगर आप पोल खोलते हुए नजर आएंगे तो आगे किस तरह देखते हैं आप अपने आप को, कितना समझते हैं भाई कंफर्टेबल इस पार्टी में? भाई बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, जब तक आप बोलेंगे नहीं। अब मैंने चुनाव लड़ा, मेरे जो ओपोनेंट, हमने 7 आदमी वहाँ चुनाव लड़े, गोलन साहब जीते, कांग्रेस अतबीर माना थे, उनको 28,000 वोट मिले, वेदपाल जी थे, उनको 23,000 वोट मिले, कौशिक साहब थे, उनको 16,000 वोट मिले, नरेंद्र शर्मा थे जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको 14,000 वोट मिले, जो बीएसपी से कैंडिडेट थे उनको भी 5,500 वोट मिले, हमें 8,500-9,000 वोट मिले। आप मुझे बताइए, जितने ये बड़े बड़े नेता हैं, फर्ज तो इनका बनता है, विपक्ष में जो ये लोग हैं, अगर सत्ता पक्ष में कोई कमी होती है, कोई जनता की कोई आवाज़ नहीं उठ पा रही, जनता को कोई परेशानी है, कोई भ्रष्टाचार है, कोई बात है, तो जो दूसरे लीडर हैं उनका फर्ज ये बनता है कि वो उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, लोगों की आवाज़ उठाएं। लेकिन आप देखें, ये जितने भी बड़े नेता हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि वहाँ पर पुंडरी के अंदर ये लोग सिर्फ जातिगत आधार पर, इनको ये होता है कि भाई जातिगत आधार पर आपको वोट मिलेगी और आप विधायक बन जाएंगे, जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हम बेशक सरकार में हैं, मुझे ये लगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं यंग जनरेशन का आदमी हूँ, जब तक आप लोगों की आवाज़ नहीं उठाओगे, लोगों की बातें नहीं करोगे, तो फिर कौन आपको मौका देगा? आपका सीधा इशारा उन लोगों की तरफ है जो 4 साल गायब रहते हैं और आखिर के 1 साल में आकर बैनर लगा देते हैं और दावा करते हैं कि मैं बिल्कुल बिल्कुल संदीप भाई, आप ये देखिए, पिछले मैंने नए साल पे देखा, 2 बार के विधायक रहे, 3 बार चुनाव लड़ चुके, आदरणीय कौशिक साहब, उन्होंने नए साल पे होर्डिंग लगाए, नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप ये मान के चलें कि पुंडरी बदल रही है, जब 2 बार के विधायक को होर्डिंग लगाकर अपनी पहचान बतानी पड़े कि मैं हल्के के अंदर हूँ, मैं हूँ, अपने नाम बताना पड़े, तो आप कहीं ना कहीं ये मानकर चले कि पुंडरी बदल रही है। ऐसे लोगों को
लोग दबी आवाज में बात करते हैं कि कहाँ हैं वो लोग। पुंडरी का बेटा तो पहले एमपी का चुनाव तो करनाल का बेटा भी बन गया था। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। इन लोगों को सिर्फ ये लगता था कि भाई रोड बिरादरी से कोई विधायक बना तो लोग उनसे परेशान होंगे, तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वोट देंगे। ब्राह्मण समुदाय से कोई बना, इनसे परेशान होगा तो फिर रोडों को वोट देंगे। वो मुद्दे की बात नहीं है। इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जातिगत जो वोट हैं वो हमें मिल जाएं और हम चुनाव जीत जाएं। लेकिन संदीप भाई, हमारी ये सोच है कि मैंने आपके सामने है, चाहे हम सरकार में हिस्सेदारी है, विधायक के कोई गलत काम थे हमने उठाए, आगे भी उठाएंगे। कोई अधिकारी भ्रष्ट है, हालांकि मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अधिकारियों के खिलाफ नहीं हूँ। अधिकारी अच्छा काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर राजनीतिक प्रेशर होता है। कोई अधिकारी गलत काम करे, अगर उसकी एवज में वो पैसे उसकी जेब के अंदर जाएं तो हम मान लें कि उसने अपने लालच के अंदर गलत काम किया, कल को कोई बात होगी तो वो भुगतेगा। लेकिन किसी राजनेता के लिए आपकी कलम से गलत काम हो और वो पैसे किसी राजनेता की जेब के अंदर जाएं तो नुकसान उसके परिवार के, उसके बच्चों को होगा। अगर हम चाहें तो आज पुंडरी में इतने अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं जिनका मैं नुकसान करना चाहूँ, वो 1 मिनट में उनके ऊपर केस हो, गलत काम हुए हैं, लेकिन हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते। हमारी सोच ऐसी नहीं है। हम तो सिर्फ हमने उन अधिकारी कर्मचारी को ये बताया कि भाई आप गलत काम ना करें, किसी का भी ना करें, अच्छे काम करें, करने के लिए हैं। आप विधायक की माने, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर है, ओपोनेंट का है, उसकी भी माने, काम करें, जायज तरीके से करें, लोगों के लिए काम करें, लेकिन गलत काम ना करें। तो यही हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई को मैं बुलंद करता रहूंगा। तो सलाह देना बहुत अच्छी बात है, सलाह हर कोई दे सकता है, लेकिन राजू भाई क्या करना चाहते हैं पुंडरी के विकास के लिए? क्योंकि पुंडरी विधानसभा काफ़ी समय से चली आ रही है और पुंडरी विधानसभा में तमाम लोग विधायक बने और चले गए, बड़े मंत्रालय भी मिले, स्पीकर भी बने, लेकिन पुंडरी के विकास की बात आती है तो पुंडरी उन पिछड़े हुए विधानसभाओं में आता है जहां लगता है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। तो राजू भाई क्या सपने देखते हैं पुंडरी के लिए? अगर आपकी को पावर मिलती है, लोग आपको बनाते हैं, आप विधानसभा में पहुंचते हैं, तो क्या बड़े सपने देखते हैं ताकि वहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यातायात के साधन ठीक हों, पुंडरी एक अच्छे विकसित विधानसभाओं की गिनती में शुमार हो सके? बिल्कुल संदीप भाई, अगर हमें कभी मौका मिलेगा, जनता ने हमें विश्वास दिलाया, हम युवा साथी हैं, निश्चित तौर पर मेरा विजन ये है कि जो ये लोग पुंडरी में करने के बहुत काम है, सरकार पैसा बहुत देती है, लेकिन जब ये राजनेता वो कमीशन के चक्कर में उन पैसों को खुर्द-बुर्द कर देते हैं। अब क्या पॉलिसी क्या है पुंडरी के अंदर? कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट, पंचायत विभाग में क्या पैसे नहीं आते? बहुत पैसे आते हैं। कोई टाइड का फंड, कोई अनटाइड का फंड, कोई जिला परिषद के अंदर फंड, कोई एडीसी के माध्यम से फंड, बहुत पैसे आते हैं करने के लिए। अगर वो काम करना चाहें तो गाँव के अंदर इतने अधूरे काम पड़े हैं। पानी की व्यवस्था किसी भी गाँव में सुचारू रूप से नहीं है। जितनी भी जो गलियाँ हैं वो सारी खराब पड़ी हैं। पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है, लोगों के घर के अंदर पानी भरा पड़ा है। अगर ये लोग, इनकी नीयत ठीक हो करने के लिए, तो वो सारा जितना फंड है वो यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन इनका लोगों का तो ये मामला ये है कि कोई भी फंड दिखता है उसको बस एमबी भरी और पैसे निकलवा लिए और चला काम। अगर हमें मौका मिला तो निश्चित तौर पे मेरा सबसे बड़ा जो विज़न है, सबसे बड़ा काम है जो निकासी है पानी की। देखिए, जब तक गाँव के अंदर पानी की निकासी नहीं होगी, गलियाँ साफ़ नहीं होंगी, लोगों के आसपास अगर गंदगी रहेगी तो वो लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। वो कहीं ना कहीं ये ठगा महसूस करते हैं कि वो एक ऐसे वातावरण में रहते हैं कि उनका बिल्कुल भी माइंड सेट नहीं होगा। अगर हमें कोई मौका मिला तो किसी भी गांव के अंदर, सबसे बड़ा लक्ष्य, कोई तो बड़ी बड़ी बातें करता है, फैक्ट्री लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, लेकिन मैं छोटे स्तर से, मेरी सोच ये है कि गाँव के अंदर जो निकासी है पानी की, अगर वो निकासी बढ़िया हो जाए, नालियाँ गलियाँ बन जाए अच्छी तरीके से, गाँव का साधन संपन्न ये लगेगा कि गांव है वाकई में, तो लोगों का दिल करता है वहाँ रहने को, वो रहें, उनकी माइंड सोच अच्छी बने, उसके बाद अगला कदम रखता है। वरना गांव के अंदर अगर ये हालात रहेंगे तो लोग शहर की तरफ मूव करते हैं, तो फिर विकास नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं मेरी सोच ये भी है कि जो पुंडरी है उसको हम जो उपमंडल है उसका दर्जा मिल जाए, हमारे जो लोग हैं उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो मेरी 3-4 मांगे हैं, ये चीज़ें जो मुझे लगती हैं कि ये करनी है। और युवाओं को, और संदीप भाई हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं पंजाब चंडीगढ़ से पढ़ा हूँ, मेरे बहुत साथी जो मेरे साथ पढ़े हैं वो IPS हैं, वो IAS है। कोई व्यक्ति का माइंड ऐसा नहीं है कि सरकार में कोई विधायक बना या कोई मुख्यमंत्री बना कि वो अपने दिमाग से चलता है। जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो एक ऐसे विजन देती है कि भाई आप
ये चीज़ है, ये मुद्दा है, आप इस पे इम्प्लीमेंट करें। इससे जनता है जो आपके हल्के के लोग हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ऐसे हमारे साथी हैं, अगर हमें मौका मिला तो हम सभी साथी मिलके उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। सोच आपकी अच्छी है, आपके जो नेता हैं उनकी भी सोच अच्छी है, लेकिन जिस सचिवालय के बाहर हम खड़े हैं, 1-2 दिन पहले ही एसडीएम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और विजिलेंस की टीम आई, एक बड़े अधिकारी को गिरफ्तार कर ले जाती है। बड़े मामलों में गंभीर संलिप्तताएँ पाई जाती हैं, गंभीर आरोप लगते हैं। किस तरह बदलाव होगा इस शहर का या फिर आप कहें आपकी विधानसभा का? देखिए संदीप भाई, कोई भी अधिकारी है, हुँ। चलो एसडीएम साहब गिरफ्तार हुए, हुँ। मैं ये मानता हूँ कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई अधिकारी गलत काम करेगा, तो फिर भुगतना उसको पड़ेगा। हुँ। कोई गलत काम नहीं करेगा तो फिर वो हमारे अधिकारी हैं, हमारे डी साहब हैं, एसपी साहब हैं, ईमानदार आदमी है। मैं बड़ा हैरान हूँ। देखिए, अब डायरेक्ट आईएएस हैं, हुँ। अधिकारी हैं, नए अंक के हैं, ऐसी प्रोग्रेसिव सोच है। वो खुद ये सोचते हैं कि भाई किस गाँव में या किस इलाके के अंदर, किस विभाग के अंदर, हुँ। किस तरीके से भी लोगों को अच्छे से मतलब रोज़गार मिल सके, सुचारू लोगों के काम हो सके, किसी भी विभाग के अंदर भी लोगों को परेशानी ना हो। तो मैं उनसे मिला था, उन्होंने मुझे बताया था कि पाई बड़ा गाँव है जी आपका, क्यों ना उसको नगर पालिका के अंदर लिया जाए। मैं कहा सर आपकी सोच तो बड़ी अच्छी है, भाई 25 से 30 हज़ार बीच के अंदर लोग हैं, हुँ। अरे भाई नगर पालिका बनती है तो फिर ये इसको विकास की दृष्टि से और मजबूती मिलेगी। तो ऐसे भी अधिकारी हैं, लेकिन जो आदमी करप्टेड है, जो आदमी गलत काम करेगा, सरकार कभी किसी को नहीं कहती है संदीप भाई कि भाई आप गलत काम करो, किसी अधिकारी को नहीं कहती कि आप ये गलत काम करें। वो तो व्यक्ति की मंशा होती है। अब मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैं राजनीति में हूँ, हमारी सरकार है, अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने पर्सनल लालच के लिए तो मैं कितना भी गलत काम करूँ, मैं किसी से भी पैसे मांग लूँ, मैं किसी के भी खिलाफ गलत काम करूँ, कोई कार्रवाई करूँ, वो मेरा पर्सनल लालच है। सरकार कभी नहीं कहती कि आप गलत काम करें। तो ऐसे जो अधिकारी हैं जो गलत काम करेंगे तो फिर उनको तो परिणाम भुगतने पड़ते हैं। चलो, तो ये तो रही बात सरकार किसी को नहीं कहती, लेकिन अगर बात करें आगे आने वाली सियासत की, तो एक तो कभी करनाल का बेटा और कभी पुंडरी का बेटा, तो क्या राजू पाई भी अगर मौका आया, पार्टी को छोड़-छाड़ कर आज़ाद मैदान में उतरेंगे, वो भी किसी और का बेटा बनने की तो नहीं बिल्कुल सोच नहीं रहे? संदीप भाई। क्योंकि राजनीति है, राजनीति में जब कोई अपना बाप बदल देता है, यानी कि कभी किसी का बेटा, तो कभी किसी का बेटा, तो राजू कैसी नहीं, सोचते हैं आगे नहीं, विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल भी नहीं संदीप भाई। राजू पाई, देखिए मैं एक नॉर्मल परिवार से बच्चा हूँ। मेरे फादर साहब बिल्कुल एक किसान हैं, उनको अभी आज तक भी नहीं पता कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। वो गाँव में रहते हैं, मेरे पेरेंट्स जो भी हैं, हम पढ़ के अपने दम पे आगे बढ़ के आए हैं। और इस परिवार ने, दुष्यंत जी ने, अजय सिंह जी ने, दिग्विजय जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आज यहाँ पहचान दिलाई है। राजेश ढुल को राजू पाई बनाया है, चुनाव लड़वाने वाले ये व्यक्ति हैं। आज मैं विधायक नहीं हूँ, फिर भी सरकार के अंदर हम मेरी कोई भी मांग होती है उसको पूरा करते हैं, तवज्जो मिलती है। ये पता है कि पूरे हरियाणा के अंदर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो दिग्विजय सिंह चौटाला जी का कोई करीबी है तो राजू पाई है। तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे हमारी टिकट आए चाहे ना आए, चुनाव लड़ने का मौका पार्टी दे चाहे ना दे, लेकिन राजू पाई कभी भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का साथ ना कभी छोड़ेगा और ना कभी सपने में सोचा है। ये ऐसा व्यक्ति है दुष्यंत चौटाला, आने वाले समय में ये हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। जो इनकी सोच है, इन व्यक्ति के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि इनको देखकर कोई जातिगत ये कह सके कि इसके अंदर जातिगत या कोई ऐसी, इतना समझदार व्यक्तित्व है, इतना समझदार आदमी है, इतना ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इतना इनके पकड़ है और विजन है। तो ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़कर हम किसी और के साथ जाएं, ये कभी हो नहीं सकता। दुष्यंत के साथ रहेंगे हमेशा और इनके साथ ही आगे बढ़ जाएंगे। तो ये थी तमाम मुद्दों पर चर्चा। ये वो मुद्दे थे जिन मुद्दों को आप जानना चाहते हैं, जिस चर्चा को सुनकर आपको जानने को मिलेगा राजू पाई क्या सोच रखते हैं, आगे किस तरह अपनी राजनीति को ले जाना चाहते हैं और आपका सहयोग किस तरह इनको मिलेगा। क्योंकि एक व्यक्ति की एक सोच जब होती है, उसी सोच को लेकर के लोग उसके साथ जुड़ते हैं और वो जनता का जनप्रतिनिधि बनता है। और इस वार्तालाप को आप किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं कैथल से संदीप कुमार की ये विशेष रिपोर्ट।